अब देखो, अब अपन जैसे हमने बोला तीन टेंस है, तो अब हर एक टेंस के चार टाइप भी आएंगे। ठीक है, जो तीन टेंस है आपके, उन तीनों टेंसों के चार टाइप भी आएंगे। वो कैटेगराइज करेंगे कि जो आपकी वर्तमान की घटना है वो किस तरह की घटना है, वो कब हो रही, उस सारी चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए अपन चार उसके पार्ट पढ़ेंगे, चार उसके भेद पढ़ेंगे। वो कौन कौन से हैं? वो आपके कौन कौन से हैं? वो है आपका इंडेफिनिट, मतलब जिसको आप अनिश्चित बोलते हो, जिसको आप रेगुलर बोलते हो, जिसको आप आदत का वर्ड बोलते हो। ठीक है, ये होता है इंडेफिनिट, मतलब ये निश्चित नहीं होता कब होगा, हमेशा भी होता है, कल भी हुआ था, पर ये गारंटी नहीं है आज होगा, तो इसलिए वो इंडेफिनिट होता है। आदत होती है आपकी, जो भी आप हमेशा करते हो वो इंडेफिनिट के अंतर्गत डालते हो। जो आपका यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, तो देखो आपका इंडेफिनिट आपको क्लियर है, मतलब जो हमेशा होने वाले काम होते हैं आपके, जो चीजें फिक्स नहीं होती कि वो होगी, वो इंडेफिनिट के अंदर पे आएगा। कंटिन्यूस की बात करें अगर, तो कंटिन्यूस का मतलब ये होता है कि जब आप कोई बात बोल रहे हो तब वो एक्शन कंटिन्यू हो। भाई बोलने वाला तो सब्जेक्ट हुआ, जब सब्जेक्ट बोल रहा है तब वो एक्शन कंटिन्यू हो, तब आप उसको क्या बोलते हो? कंटिन्यूस। अब इसके कई नाम होते हैं, इसको कंटिन्यूस भी बोलते हो, इसको इम्परफेक्ट भी बोलते हो, इसी को प्रोग्रेसिव भी बोलते हो। तो कंटिन्यूस है, इम्परफेक्ट है और प्रोग्रेसिव है। ठीक है, इसके तीन नाम हो गए। अगला है आपका परफेक्ट। परफेक्ट का क्या मतलब होता है? पूर्ण, मतलब जो चीज आपकी कंप्लीट हो जाए सब्जेक्ट के कहने के टाइम पे पहले। तो देखो परफेक्ट की बात करें तो परफेक्ट का मतलब क्या होता है? पूर्ण, जो चीज सब मतलब जब कर्ता बात करे और वो एक्शन पूरा हो जाए तब आप उसको क्या बोलते हो? परफेक्ट बोलते हो। फिर बात करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? मतलब एक एक्शन आपका पूरा होता है, स्टार्टिंग आपको पता होती है, और एक मतलब जो एक्शन है वो चल रहा होता है। काम आपका कब चालू होता है ये आपको बता दिया जाता है। ठीक है, और जो आपकी वर्ब है वो कंटिन्यू रहती है, तो उसको आप क्या बोलते हो? परफेक्ट, मतलब परफेक्ट होता है टाइम और कंटिन्यूअस होती है उसकी वर्ब, उसको आप क्या बोलते हो? परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ठीक है, ये समझ में आया। टेंस कितने हुए? तीन, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट का मतलब बीता हुआ भूतकाल, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान काल, और फ्यूचर का मतलब क्या होता है? आने वाला या भविष्य काल। प्रत्येक टेंस, अच्छा इनकी पहचान क्या हो गई? इसकी होती है था, थे, थी। इसकी क्या हुई? है, वो, हूं। इसकी क्या होती है आपकी? गा, गे और गी। इसके कितने टाइप हुए? सभी के चार हो गए, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट का क्या मतलब होता है? जो चीज सर्टेन ना हो, अनसर्टेन हो, डेफिनिट ना हो, इंडेफिनिट हो, जो आपकी हमेशा की आदत हो, जो शाश्वत सत्य हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, वो सारी चीजें किस पे डालते हो आप? इंडेफिनिट पे डालते हो। जो आपके कहने के टाइम पे जब आप बात कर रहे हो उस टाइम पे जो आपका एक्शन है वो अगर चल रहा है तब आप उसको कंटिन्यूअस पे डालते हो, मतलब उसको आप कंटिन्यू करते हो। उसको प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, उसको इम्परफेक्ट भी बोलते हैं। परफेक्ट की बात करोगे तो जब आप बात कर रहे हो, जब सब्जेक्ट बोल रहा है वो एक्शन फिनिश हो जाना चाहिए, तब आप उसको क्या बोलते हो? परफेक्ट बोलते हो। और लास्ट का बचता है परफेक्ट और कंटिन्यूअस। इसका क्या मतलब हुआ? कि कोई भी चीज जिसका स्टार्टिंग आपको पता है और जिसकी एक्शन कंटिन्यू है, मतलब काम तो भूतकाल पे स्टार्ट हुआ, चल वर्तमान में भी काम तो पहले स्टार्ट हो गया, मीन्स द वर्क हैज स्टार्टेड एट द पास्ट एंड नाउ इट इज स्टिल गोइंग ऑन, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो उसकी स्टार्टिंग परफेक्ट हो गई थी, स्टार्टिंग, और एक्शन उसका कंटिन्यू। क्लियर ये बात? ठीक है, आगे चलते हैं और अब पढ़ते हैं वन बाय वन सभी टेंसेस के टाइप्स में। जो इंडेफिनिट है उसको, भाई इंडेफिनिट एक का तो नहीं होगा कि प्रेजेंट बस का होगा, पास्ट का नहीं होगा। इंडेफिनिट है तो मतलब वो प्रेजेंट का भी होगा, पास्ट का भी होगा और फ्यूचर का भी होगा। कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब प्रेजेंट का भी होगा, पास्ट का भी होगा और फ्यूचर का भी होगा। परफेक्ट है तो इसका मतलब ये कि प्रेजेंट का भी परफेक्ट होगा, पास्ट का भी परफेक्ट होगा, ठीक है, और फ्यूचर का भी परफेक्ट होगा। और परफेक्ट कंटिन्यूअस सेम है, मतलब ये जो भेद लिखे गए, चार लिखे गए, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये किसी एक टेंस के नहीं है, ये तीनों टेंस के। ठीक है, मतलब ये चार है, और अगर चार और तीन टेंस है तो चार का मल्टीप्लाई करो थ्री से, मतलब 12, मतलब आपको 12 पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इंडेफिनिट तीनों में पढ़ोगे, कंटिन्यूअस को तीनों में पढ़ोगे, परफेक्ट को आप तीनों में पढ़ोगे, और परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी आप तीनों में पढ़ोगे। ठीक है, तो हमको मतलब 12 पढ़ने पड़ेंगे। अब हम चालू करते हैं इंडेफिनिट का, वो भी हम चालू करेंगे क्योंकि नॉर्मली वी स्टार्ट विद द प्रेजेंट टेंस, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द प्रेजेंट। ठीक है, तो हमको कहां से स्टार्ट करना है? प्रेजेंट।
तो हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट स्टार्ट करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमने पहले बोला कि कोई भी ऐसी बात वर्तमान की जो शाश्वत हो, समझ लेना, शाश्वत हो मतलब शाश्वत सत्य जो होता है उसको कभी भी आप पास्ट टेंस पे नहीं ले जा सकते हो, उसका कभी भी आप टेंस नहीं बदल सकते हो। जो भी आपका यूनिवर्सल ट्रूथ होता है वो हमेशा प्रेजेंट पे होता है, ठीक है। आप चाहो नरेशन में भी आप उसको नहीं बदल पाओगे, आप चाहो नरेशन में बदल जाए तो नरेशन में नहीं बदल पाओगे, आप चाहो कहीं पे भी ले जाओ उसका शाश्वत सत्य बदलो तो आप नहीं बदल पाओगे, ठीक है। देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। इंडेफिनिट को अपन क्या बोलते हैं, सिंपल भी बोलते हैं। एक वर्ड है इंडेफिनिट के लिए, सिंपल भी बोलते हो। कभी कभी आपने देखा होगा प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। कुछ लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट ना बोल करके उसको प्रेजेंट सिंपल भी बोलते हैं। तो एक तो हो गया प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक और वर्ड आता है सिंपल प्रेजेंट। अब दोनों में अंतर क्या होता है, देखो ये तो हो गया। अब अगर मैं बोलता हूँ इसको कि सिंपल प्रेजेंट में बनाओ या प्रेजेंट सिंपल में बनाओ, इनमें अंतर क्या होगा। तो देखो जब आप सिंपल प्रेजेंट की बात करते हो तब आप बात कर रहे होते हो इज, एम और आर की। जब आप सिंपल प्रेजेंट में बात करते हो तब आप बात कर रहे होते हो इज, एम और आर की। और जब आप प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहे होते हो तब आप बात कर रहे होते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये बात क्लियर। तो देखो अगर हम पहले प्रेजेंट सिंपल पढ़ेंगे, सॉरी सिंपल प्रेजेंट पढ़ेंगे, तो जब हम सिंपल प्रेजेंट पढ़ेंगे तो हमको पढ़ना पड़ेगा फिर इज, एम और आर। अब एक बात देखो, जब इज, एम, आर और इस सब का मतलब होता है आपका होना, क्योंकि हम यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं। तो देखो जब होना का मतलब किसी चीज की क्वालिटी आपके अंदर हो, ठीक है, फिजिकल रूप से ना हो करके बाय क्वालिटी दैट शुड बी इनसाइड यू, है ना, तब आप बी लगाओगे। अदरवाइज अगर आपके होना का मतलब आपके पास होना है, मीन्स कि अगर है, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक पेन है, तो यहाँ पे है या होना का मतलब फिजिकल रूप से है मेरे पास ये पेन, वी कैन सी। तो जब होना का मतलब पास होना हो तो यू हैव टू यूज हैव, और जब होना का मतलब द क्वालिटी ऑफ समथिंग इज हैविंग इनसाइड यू, दैट टाइम यू विल यूज बी एज अ मीन, क्लियर। तो जब होना का मतलब पास होना है तब आप हैव लगाओ, जब होना का मतलब है तब आप क्या लगाओ, बी, मतलब इज, एम और आर, और उसी को आप क्या बोलते हो, सिंपल प्रेजेंट। तो देखो अब जैसे यहाँ पे लिखा मैंने इज लिखा, एम लिखा और आर लिखा हुआ, तो इज कब लगाओगे, जब आपके वर्ड पे है लिखा होगा। एम कब लगाओगे, जब आपके वर्ड पे हूं लिखा होगा। आर कब लगाओगे, जब आपके पास लिखा होगा है, ठीक है। अब इसका पैटर्न क्या हो सकता है, तो आपको क्या करना होता है, एट द बिगनिंग आपको सब्जेक्ट लगाना होता है, फिर आपको इज, एम, आर लगाना होता है, इज, एम, आर, कुछ भी लगा लो, तीन में से एक जो भी आपके उसके लिए है। ऐसा नहीं कि जो मन पड़े लगा, जो वर्ड है उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे मेन वर्ब नहीं लगाओ क्योंकि ये खुद ही मेन वर्ब, उसके बाद आप अन्य शब्द लगा दो। तो मैं अगर बोलूं, ठीक है, मैं बोलता हूं गाय एक पालतू जानवर है, तो आप क्या बोलोगे, काऊ इज अ पेट एनिमल, ठीक है, काऊ इज अ पेट एनिमल। अगर अब मैं बोलता हूं कार्य करना ही पूजा है। अब कार्य करना मतलब ये एक वर्ब है, देखो काम करना क्या होता है, आपका वर्ब होता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो वर्ब है वो एज ए सब्जेक्ट नहीं आ सकता। जो आपका वर्ब है एज इन्फिनेटिव, एज जीरेंड, वो सब्जेक्ट के रूप में बिहेव करता है। तो जब ये लिखा हुआ है कार्य करना ही पूजा, मीन्स क्या पूजा है, कार्य करना पूजा है, तो अब कार्य करना
उसको अपन क्या बोलेंगे, वर्क मतलब काम होता है, और काम करने की बात करें अगर तो अपन क्या बोलेंगे, टू वर्क। ठीक है, अगर मैं पढ़ना बोलूँ तो टू रीड, ठीक है, तो मैं बोलूँ जाना तो टू गो, है ना। जब हमारी स्टार्टिंग पे हो, मैं बोलूँ तैरना एक अच्छी कला, तो या तो स्विमिंग लिखेंगे तैरना, या तो लिखेंगे टू स्विम। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बोलते हैं कार्य करना ही पूजा है, तब हम क्या लिखेंगे, टू वर्क इज वर्शिप। तो ये समझ में आया कि मतलब इज एम आर का मतलब किसी चीज की क्वालिटी होती है। अब अगर मैं बोलता हूं कि मेरा भाई एक डॉक्टर है, तो भाई के अंदर जो डॉक्टर है वो दिखता नहीं, वो डॉक्टर की क्वालिटी है मेरे भाई का, तो मैं बोलूँ माई ब्रदर इज अ डॉक्टर। मैं बोलता हूँ दूध सफेद होता है, तो क्या आप दूध के अंदर का सफेदीपन निकाल सकते हो, नहीं ला सकते हो, तो मिल्क इज वाइट, मिल्क इज वाइट। पानी रंगहीन होता है, तो वाटर इज कलरलेस, वाटर इज कलरलेस। ठीक है, मैं बोलूँ मैं थका हुआ हूँ, आई एम टायर्ड। अब मेरे अंदर की थकावट आपको अलग से फिजिकल रूप से अलग थोड़ी कर सकते हो आप, तो जो चीज़ फिजिकली दिख सकती है, फिजिकली अलग की जा सकती है, फिजिकली देखा जा सकता है, ठीक है, जिसका मतलब पास होना हो, तब आप हैव लगा दो। जब किसी चीज़ की क्वालिटी पूरी अंदर हो, अलग ना किया जा सके, तब आपको क्या करना है, बी लगाना है, मतलब बीजमा लगाना। अब मैं बोलता हूँ पत्तियाँ हरी होती हैं, तो लीव्स आर ग्रीन। अब उनके हरीपन को तो आप नहीं निकालोगे, तो लीव्स आर ग्रीन। तो ये था आपका सिंपल प्रेजेंट, मतलब इज, एम और आर। अब अपन बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल की, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं। अब इंडेफिनिट का क्या मतलब है, मैंने पहले ही बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स, ऐसे काम जो अनिश्चित हो, ठीक है, जो बहुत कम होते हो, जो निश्चित ना हो, फिक्स ना हो, आपकी हमेशा की आदतें, ठीक है, शाश्वत सत्य, ये सारी चीजें किसके अंदर रखते हैं अपन, इंडेफिनिट के अंदर रखते हैं। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, अनिश्चित। अच्छा, आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे, आईडी का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन, मतलब पहचान। आप कैसे जानोगे कि हमको किसी सेंटेंस को इंडेफिनिट के अंदर मानना है, तो देखो किसी भी सेंटेंस की पहचान करते हैं अपन उसके वर्ब से। उसके क्या होता है, जो मेन वर्ब होती है वो जो आपका पूरा टेंस है उसका कोई ना कोई वर्ड कैरी करती है, क्योंकि मेन वर्ड आपकी ये डिनोट करेगी, वो ये संकेत करती है कि आपका जो पूरा सेंटेंस है वो किस टेंस पे है, उसका कर्ता, उसके कर्ता का नंबर क्या है, ठीक है, उसके कर्ता का जेंडर क्या है, ये सारी चीजें आपकी मेन वर्ड डिफाइन करती है। तो आपको मेन वर्ब पे ध्यान देना है, और मेन वर्ब को लिखना है कि मेन वर्ब के लास्ट पे क्या लगा। जब आप मेन वर्ब के लास्ट पे देखोगे तो आपको टेंस से रिलेटेड, जेंडर से रिलेटेड और नंबर से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाती है। तो हम बेसिकली जब हम आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं, जब हम पहचान की बात करेंगे, तो हम यही बात करेंगे कि हमको वर्ड मेन वर्ब के लास्ट पे देखना, मेन वर्ब, ठीक है। तो अब हमारा लिखा हुआ है कि अगर मेन वर्ब के लास्ट पे देखो ता है, ती है, ते हैं, ये वर्ड लिखे हुए, मतलब ये वर्ड कहाँ पे आएंगे, मेन वर्ब के लास्ट पे। आप ये मत सोचना कि मतलब ये वर्ड ऐसे लिखे रहेंगे, है ना, मतलब एक सेंटेंस लिखा इसके लास्ट पे हमने लिख दिया, हमको इंडेफिनिट में डालना, हमने लिख दिया ता, ऐसा नहीं होगा। होगा ये कि आपकी जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब के लास्ट पे लिखा रहेगा ता है, मेन वर्ब में ऐड होगा। जैसे खाना है तो उस पे ना लगा है, जब आप इसको इंडेफिनिट पे रखोगे तो लिखोगे खाता है, उसका नाम है। अभी अपन लोग पढ़े कि इंडेफिनिट में पढ़ना है, ठीक है ना। अब इंडेफिनिट क्या होता है, जहाँ अनिश्चित होता है। कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कोई वर्ड इंडेफिनिट में, मींस भाई कोई भी चीज ऐसी हो जिससे ये पता चले कि कोई चीज इंडेफिनिट का है। भाई कुछ भी लिखा है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो हमको ये जानना है कि ऐसा कोई वर्ड, मतलब ऐसी वर्ड जिसके लास्ट पे अपने लगा होता है, ती है, ते हैं, ता हूं, तब हम समझेंगे कि ये अनिश्चित है, ये इंडेफिनिट है, ठीक है। ऐसा नहीं है, मॉडल वर्ब के साथ भी ता है आता है, सकता है, सकती है, सकते हैं, पर वो मॉडल वर्ब है भाई, उसकी विशेष परिस्थिति की योग्यता दिखाता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बाकी नॉर्मल वर्ब में ता है, ती है, ते है आएगा तो मानेंगे कि वो इंडेफिनिट का, ठीक है।
अब जब देखो ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, वर्ब के लास्ट पे आएगा पढ़ता हूँ, पढ़ती है, खेलता है, खेलती है, ऐसे। ठीक है, अब करना क्या है, जब ये आ गया हमको पता चल गया कि हमारा सेंटेंस इंडेफिनिट में है, अब हम यूज कैसे करेंगे, तो जब हम उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करेंगे तो वी हैव टू लुक एट द फर्स्ट सब्जेक्ट, व्हाट इज द सब्जेक्ट, ये पहले आप सब्जेक्ट की ओर देखो, एंड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वी हैव टू यूज मेन वर्ब। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखो, जो इंडेफिनिट टेंस है, मैंने जब वर्ब बताई तो मैंने बताया था कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मतलब इंडेफिनिट जो वर्ब है प्रेजेंट और पास्ट की, जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, ये नॉर्मली टेंस के फॉर्म पे पाए जाते हैं, इनको टेंस ही बोलते हैं, फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म। तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को अपन बोलते हैं प्रेजेंट, तो वो इसीलिए बोलते हैं, वो यहाँ पे यूज होते हैं। जो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है उसको अपन पास्ट बोलते हैं, वो पास्ट के इंडेफिनिट पे होती है, और बाकी जो दो होती हैं वो वर्ब के साथ यूज होगी, हेल्पिंग वर्ब के साथ, तो वो कंटीन्यूअस और परफेक्ट पे चली जाएगी। ठीक है, अब देखो जब आपका ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको मेन वर्ब यूज करनी है, मतलब अगर आपका सब्जेक्ट, मतलब एक रूल ऑफ एग्रीमेंट ये कहता है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी वर्ब सिंगुलर होगी, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपकी वर्ब प्लूरल होगी। तो अब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है कोई सब्जेक्ट प्लूरल है, तो देखो जो थर्ड पर्सन होता है और जिससे संख्या में एक का पता चले, मतलब जैसे कोई वर्ड है जो एक का बोध करेगा वो सिंगुलर होगा, जो एक से ज्यादा का बोध करवाएगा वो प्लूरल होगा, मतलब ही, सी, इट, और किसी व्यक्ति का नाम, ही से किसी का बोध होता है, एक व्यक्ति का पता चलता है जैसे वह, सी से एक व्यक्ति का पता चलता है फीमेल का, इट से अननोन पर्सन मतलब जो नेचुरल पर्सन का पता चलेगा, और नाम से किसी व्यक्ति का आप नाम बता पाओगे, तो ही है, सी है, इट है, किसी व्यक्ति का नाम है, और कोई अकेला व्यक्ति है, अकेला वस्तु है, इसको आप क्या बोलोगे, सिंगुलर नंबर है। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। अच्छा क्या है, जो इंडेफिनिट वगैरह है इस पे क्या होता है, जो वर्ब होती है नॉर्मली अंग्रेजी की जो वर्ब होती है, जो मेन वर्ब जिसको आप बोलते हो, वो हमेशा प्लूरल पे होती है। These all the verbs are mostly found in the plural number. To make them into singular we use s, es or ies. To make a noun into the plural form we use s, es, ies for transforming that into the plural. And just opposite for the main verb, if we have to make a main verb into singular form we will use s, es or ies to make it singular. ठीक है, तो अगर वर्ब को सिंगुलर करना है तो आप वर्ब के लास्ट पे s, es, ies जोड़ो, और अगर आपको नाउन को प्लूरल करना है तब नाउन के साथ s, es या ies जोड़ो। तो अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी वर्ब सिंगुलर होगी, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपकी वर्ब प्लूरल होगी। अब यहाँ पे हमने लिखा है सिंगुलर सब्जेक्ट लिखा है, भाई एक क्वेश्चन हो सकता है ना कि भाई आपने लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट लगाओ फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर s, es, ies फिर ऑब्जेक्ट फिर कॉम्प्लीमेंट, तो भाई सब में लगाना कहाँ लगाना, पहले ये क्लियर हो जाना चाहिए। तो केवल आपको s, es, ies वहां लगाना है जहां आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर पे होगा, मतलब अगर आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम होगा तभी आप मेन वर्ब पे s, es लगाओगे। ठीक है, नहीं तो फिर अगर प्लूरल पे है सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट आपका है आई, वी, यू, दे और एक से ज्यादा प्लूरल पे है, तब आप सीधे सीधे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म है, भाई मेन वर्ब तो पहले से ही प्लूरल पे है, उसको सिंगुलर बना रहे हैं तब उस पे s, es लगा रहे हैं। अब अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब को प्लूरल रख देंगे। ठीक है, अब एक बात और आती है कि कौन सी वर्ब के साथ आपको ओ लगाना, मान लो वर्ब सिंगुलर है, मतलब वर्ब हमारी प्लूरल पर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर, अब हमको उस वर्ब में लिखा हुआ कि एस लगाइए, ईएस लगाइए, आईएस लगाइए, तब वो सिंगुलर होगी। तो अब हम कैसे बनाएंगे उसको सिंगुलर, तो उसके लिए भी आप समझ लो, देखो जो भी वर्ब, द वर्ब which ends with o, sh, ch or x or double s. Sometimes it happens we have double s in our main verb, and that time we also have to use es or es to make it in singular form. So the verb ends with, जो भी वर्ब जिनके अंत पे, जो अंत पे आएगा क्या, ओ, एस एच, सी एच, एक्स, तो आपको इसके लास्ट पे क्या लगाना पड़ेगा, ईएस लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल समझो, जैसे आपका लिखा हुआ है गो, तो गो के लास्ट पे क्या आया, ओ,
तो जब आप इसको सिंगुलर बनाओगे तो इसके लास्ट पे क्या लगाओगे? ईएस। डू। इसको सिंगुलर बनाओगे तो क्या लगाओगे? क्या हो जाएगा? डज। टीच। टीच। इस पे ये लगाओगे तो क्या हो जाएगा? टीचेस, है ना? तो जो वर्ब ओ से फिनिश हो, एस एस से फिनिश हो, सी एच से फिनिश हो, एक्स से हो और डबल एस से, तब आप क्या लगाओगे? ईएस लगाओगे इनके साथ, ठीक है? अब देखो, अगर वर्ब वाई से फिनिश होती है, ठीक है, इफ वर्ब ends with y, with y, अगर आपकी वर्ब y से फिनिश होती है, पर ध्यान है ना, सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ऐसे नहीं कि कोई भी वर्ब हो, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तभी करना। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो सीधे फर्स्ट फॉर्म जाने दो। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है उस केस की बात कर रहा हूँ। तो अगर आपकी वर्ब y से फिनिश होती है और y के पहले वोवेल लिखा हुआ है, वोवेल प्लस y है, ठीक है, मतलब अगर कोई स्वर आ रहा है उसके बाद y है तो आपको सिर्फ वीएस लगाना है, वो भी y हटाना नहीं है। एग्जांपल समझो, जैसे लिखा हुआ है प्ले, इसको बनाएंगे सिंगुलर तो क्या लगाएंगे? पी एल ए वाई और एस। क्यों? क्योंकि y के पहले क्या था? वोवेल था। अगर कॉन्सोनेंट है प्लस y है, तब आप क्या करोगे? y हटाओगे और y हटाने के बाद क्या लगाओगे? आई ई एस लगाओगे, तब आपका क्या हो जाएगा? जैसे लिखा हुआ है फ्लाई, तब आप क्या लगाओगे? फ्लाई। ये बात क्लियर हो गई? ठीक। अब देखो, रूल भी क्लियर है, एस का डाउट भी क्लियर है, तो अब चलते हैं सेंटेंस बनाते। फॉर एग्जांपल, मैं बोलूं वह समझता है। अब देखो, यहाँ पे हमको सबसे पहले समझना, हमें वह लिखना है, फिर उसका समझता है। हमने लिखा हुआ है वह समझता है, ठीक है। अब वह मतलब क्या हुआ? ही। और मैंने बोला कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस टी एस आई एस लगाओगे। समझना, अंडरस्टैंड्स। ही अंडरस्टैंड। अब ये गलत, क्योंकि सब्जेक्ट तो सिंगुलर है पर वर्ब प्लूरल है। अब इसको सिंगुलर बनाओगे तो क्या करोगे? इसके साथ यस लगा दोगे, तो ही अंडरस्टैंड्स। मैं बोलूं वह स्कूल जाती है। अब अगर इस पे मैं बोलूं ही गोज टू स्कूल तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वो एक लड़की है। मैं क्या बोलूंगा? सी गो टू स्कूल। अब यहाँ पे गो लिखा हुआ है, ये गलत है, क्योंकि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारे वर्ब को सिंगुलर होना चाहिए। और अब ये गो लिखा हुआ है, इसके लास्ट पे ओ आ रहा है, तो हम क्या लगा देंगे? ईएस लगा देंगे। क्या हो जाएगा? ही गोज टू स्कूल। सी गोज टू स्कूल। अब मैं बोलूं मैं समझता हूं तो क्या हो जाएगा? आई, और समझना अंडरस्टैंड। मैं जानता हूं, आई नो। तुम जानते हो, यू नो। तुम लिखते हो तो यू राइट। मेरे पापा लिखते हैं। अब यहाँ पे पापा तो सिंगुलर पे हैं, तो माय फादर राइट्स। मेरी मम्मी कहती है, माय मदर सेज। मेरी मम्मी कहती है तो माय मदर सेज। मेरा भाई बोलता है, माय ब्रदर सेज। भगवान कहते हैं, गॉड सेज। गीता कहती है, गीता सेज, ठीक है। प्रधानमंत्री कहता है, प्राइम मिनिस्टर सेज, ठीक है। कंप्यूटर कैलकुलेशन करता है, कंप्यूटर डज कैलकुलेशन। मतलब अगर सिंगुलर है देन आपको एस जोड़ना है, अगर प्लूरल है देन आपको नहीं लगाना। हम दोनों स्कूल जाते हैं, तब अपन क्या बोलेंगे? वी बोथ गो टू स्कूल। गोज नहीं, वी ऑलरेडी प्लूरल है, तो वी बोथ गोज टू स्कूल। आप स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल। आप पढ़ाते हो, यू टीच। आप समझाते हो, यू एक्सप्लेन। आप समझते हो, यू अंडरस्टैंड। आप जानना चाहते हो। अब देखो, अगर दो वर्ब आती है, ये भी समझो, अगर दो वर्ब आती है तो एक इंफिनिटिव होगा।
तुम जानना चाहते हो। अब है क्या, यहाँ पे लिखता हूं वर्ब प्लस ना, ने और नी। अगर वर्ब है और वर्ब के लास्ट पे ना, ने, नी ऐड है, मतलब वो मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब नहीं है, वर्ब टू द ऑब्जेक्ट है, वो वर्ब की ऑब्जेक्ट बन के आ रही है और उस पे लिखा हुआ ना, ने, नी, इन दैट कंडीशन वी कॉल इट इंफिनिटिव। उस कंडीशन पे हम उसको इंफिनिटिव बोलते हैं। वर्ब के पास ना, ने, नी लगा हुआ, फॉर एग्जांपल जैसे ये जानना, आना, खाना, खेलना, दैट इज, तो अपन क्या करेंगे, अपने को यूज करना पड़ेगा टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तब वर्ब के साथ दो चीजें ऐड हो सकती है, एक तो ना, ने, नी, और दूसरा आपका हो जाता है नए के लिए। अगर यहाँ पे मैं बोलूँ तुम जानना चाहते हो, तो सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया मतलब यू, और फिर हो जाएगी आपकी मेन वर्ब, ठीक है। चाहते हो मतलब वर्ड मतलब चाहना, यू वांट। अब जानना मतलब नो, पर नो नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, टू नो, क्या हो जाएगा, यू वांट टू नो। अब अगर बोलो तुम लिखना चाहते हो तो क्या बोलोगे, यू वांट टू राइट। तुम पढ़ना चाहते हो तो यू वांट टू रीड। तुम आना चाहते हो, यू वांट टू कम। वह जानना चाहती है तो सी वांट्स टू नो। वह पढ़ाना चाहती है तो सी वांट्स टू टीच। वह पढ़ना चाहती है तो सी वांट्स टू रीड। मेरी मम्मी कहना चाहती है, माय मदर वांट्स टू से। मेरा भाई जानना चाहता है तो माय ब्रदर वांट्स टू नो, ठीक है। अब अगर हम बोलते हैं यहाँ पे पसंद करना, जैसे मैं बोलता हूँ, अच्छा कुछ वर्ब होती हैं, ये भी समझ लो, कुछ ऐसी वर्ब होती है कि अगर इनके बाद कोई दूसरी वर्ब आएगी तो वो आईएनजी फॉर्म पे आएगी। कुछ ऐसी वर्ब है अगर इनके बाद कोई वर्ब आती है तो वो आईएनजी फॉर्म पे आएगी। कौन सी वर्ब है, जैसे लाइक है, लव है, फील है, एंजॉय है, स्टार्ट है, नोटिस है। इनके बाद अगर आप वर्ब लगाते हो तो आपकी वर्ब क्या होगी, वो आईएनजी फॉर्म पे आएगी। अब अगर मैं बोलता हूं मुझे आम खाना बहुत पसंद है, मुझे आम खाना बहुत पसंद है। अब मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, आई लव ईटिंग मैंगो। आई लव ईटिंग मैंगो। मुझे अंग्रेजी बोलना पसंद है तो मैं क्या बोलूंगा, आई लव स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। मुझे स्कूल जाना पसंद है, आई लव गोइंग टू स्कूल, आई लव गोइंग टू स्कूल। अच्छा, ऐसा इनके साथ मोस्टली प्रेफर होता है आईएनजी, पर ऐसा नहीं कि आप टू नहीं लगा सकते, आप टू लगा सकते हो। अगर मैं बोलूं मैं खेलना पसंद करता हूं, तो क्या हो जाएगा, आई लाइक पसंद करना, आई लाइक टू प्ले। मैं जाना पसंद करता हूं तब क्या होगा, आई लाइक टू गो। मैं अंग्रेजी बोलना पसंद करता हूं तो आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश। मैं लिखना पसंद करता हूं, आई लाइक टू राइट। मैं आना पसंद करूंगा, आई लाइक टू कम। अब ऐसे मैंने जो वर्ब बताई इसके बाद आईएनजी आता है। जैसे मैं बोलूं तुम गाली देने लगते हो, अब लगते हो मतलब स्टार्ट कर देते हो, ये भी समझना, मतलब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं ये वर्ड कहाँ आया, ये वर्ड। तो अगर स्टार्ट मतलब क्या होता है, चालू कर देना। मैं बोलूं तुम गाली देने लगते हो, यहाँ पे देख लेंगे एग्जाम्पल पे, तुम गाली देने लगते हो। मैंने लिखा तुम गाली देने लगते हो। अब ये सेंटेंस लिखा हुआ है, अब यहाँ पे देने लगने का मतलब है कि स्टार्ट कर देते हो। तो आप क्या बोलोगे, यू स्टार्ट अब्यूजिंग, यू स्टार्ट अब्यूजिंग। मैं रोने लगता हूं तो क्या होगा, आई स्टार्ट वीपिंग। मैं पढ़ने लगता हूं, आई स्टार्ट रीडिंग। मैं खाना खाने लगता हूं, आई स्टार्ट ईटिंग फूड।
तुम लड़ने लगते हो, तो यू स्टार्ट फाइटिंग। तो मतलब कोई भी वर्ड जहां पे ऐसा है कि शुरू कर देता है बंदा, तो वहां पे अपन को क्या लगाना, स्टार्ट लगाना। मींस wherever we have sudden start or someone starts doing something, so we have to use start as a main verb there. This is not a model verb or whatever, right? Sometimes some students and some persons are teaching that start on, keep on, these are model verbs. These are not model verbs, these are particular verb, and according to the rule after these verb we have to use ing form of the main verb, and that's why we use ing, but these are not model verb. ठीक है, तो ये स्टार्ट का हुआ। अब जैसे एंजॉय है, एंजॉय का मतलब क्या होता है, मजा आना, मजा लेना। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं मुझे पढ़ने में मजा आता है, अभी वर्ड हुआ मजा आता है, तो इसके लिए भी अपन क्या करेंगे, जो वर्ब है एंजॉय, आई एंजॉय रीडिंग। मुझे खेलने में मजा आता है तो आई एंजॉय प्लेइंग। मुझे क्रिकेट खेलने में मजा आता है तो आई एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट। मुझे गाली देने में मजा आता है, आई एंजॉय अब्यूजिंग। मुझे नहाने में मजा आता है, आई एंजॉय हैविंग बाथ, आई एंजॉय हैविंग अ बाथ। मुझे खाना खाने में मजा आता है, आई एंजॉय ईटिंग फूड। आपका फील है, फील का मतलब होता है मन करना, फील मतलब महसूस करना या मन करना। अगर मैं बोलूं मेरा मन चाय पीने को कर रहा, मेरा मन चाय पीने को करता है, मतलब मन कर रहा मतलब फील हो रहा, तो अपन क्या बोलेंगे, आई फील like taking tea, I feel like taking, to take tea. I feel taking tea, ठीक है ना, I feel to take. है ना, I feel like taking tea, I feel like to take tea, ठीक है, taking tea या to take tea, I feel like to take tea, ठीक है। तो ये हुआ, तो अपन ने देखा मतलब स्टार्ट, एंजॉय, फील, ये मॉडल वर्ब वगैरह नहीं है, ये सिर्फ ना ये कोई विशेष पैटर्न है, ये सिर्फ वो सिर्फ वर्ब है। अपन इनके साथ रूल है कि आईएनजी आएगा तो अपन आईएनजी लगा देते हैं, उसको पढ़ते ही मेन वर्ब के साथ ही, और इनका यूज मेन वर्ब के साथ ही है। हम बात कर रहे थे नेगेटिव की, ठीक है, हमने सिंपल तो पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं नेगेटिव। अगर मान लो कोई सेंटेंस हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट पे है, मतलब उसके लास्ट पे ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, ऐसा वर्ड ऐड है, ठीक है, सिंपल तो हमने पहले ही सीख लिया। अब अगर उसका मान लो इन केस हमको उसको नेगेटिव में करना है, तब हम क्या करेंगे, साधारण सेंटेंस पे हमने उसके मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया था, लेकिन जब हम उसका नेगेटिव बनाएंगे तो हम क्या लगाएंगे, उस पे हम लगाएंगे नेगेटिव बनाने के लिए डू या डज, तब हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। देखो उसके साधारण सेंटेंस पे अपन हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते, लेकिन जब अपन उसके नेगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं तब अपन वहां पर नॉट का प्रयोग करते हैं, और जब अपन नॉट का यूज करते हैं तब अपन हेल्पिंग वर्ब भी लगाएंगे, ठीक है। ये बात क्लियर है कि अगर आप उसको नेगेटिव करो, आप उसको इंट्रोगेटिव करो, आप प्रश्न पूछो, तब आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा। अगर आप उसको सिंपल में बनाते हो तब आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना, तब आपको डायरेक्टली मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बनाना, आपका सेंटेंस जो है तो वो इंडेफिनिट में बन जाएगा। पर अगर आप उसको नेगेटिव करोगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज वहां पे करना पड़ेगा। और हेल्पिंग वर्ब क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई अलग से हेल्पिंग वर्ब नहीं पाई जाती, बल्कि डू जो मेन वर्ब है वही आप उसको हेल्पिंग वर्ब बना देते हो। अब चूंकि रूल ऑफ एग्रीमेंट ये कहता है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर पे है, आपको वर्ब में क्या लगाना पड़ता है, यस या ईएस लगाना पड़ता है। तो जो हमारा डू है वो जब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है तो वो क्या में बदलता है, डज में बदलता है। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल नंबर पे आ रहा, मतलब आई आ रहा, वी आ रहा, यू आ रहा, दे आ रहा, तब आप क्या करोगे, सिर्फ डू लगाओगे, और नेगेटिव है तो नॉट लगा दोगे, नेगेटिव नहीं है, इंट्रोगेटिव है, तब नॉट नहीं लगाओगे, डू को आगे पीछे करोगे। क्लियर है। अब आप देखो, जैसे लिखा नेगेटिव, आप सब्जेक्ट लगाओ, डू लगाओ, आप डज लगाओ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। मैंने दोनों लिखा है, इसका मतलब मैंने ये लिखा कि अगर सिंगुलर होगा तो डज लगाओगे, प्लूरल होगा तो आप डू लगाओगे, फिर क्या लगाओगे, आप नॉट लगाओगे, फिर क्या लगाओगे, मेन वर्ब लगाओगे,
वो भी फर्स्ट फॉर्म। अब देखो यहाँ एस ई एस मत लगाना, क्योंकि यस ई एस या जो सिंगुलर प्लूरल का रूल है वो एक के साथ फॉलो होगा। वो तो या तो आप हेल्पिंग वर्ड के साथ फॉलो करवाओ या तो मेन वर्ड के साथ। और ऐसा भी नहीं कि आपका जहां मन हो, ऐसा भी नहीं है कि आपका मन है कि आप हेल्पिंग वर्ड के साथ लगाओ तो लगाओगे, आपका मन है मेन वर्ड के साथ ऐसा नहीं है। जो पहले आएगा, अगर आपकी हेल्पिंग वर्ड पहले आ रही है तो आप हेल्पिंग वर्ड के साथ लगाओ, अगर आपका मेन वर्ड आ रहा तो आप मेन वर्ड के साथ लगाओ। क्लियर है ये बात? तो आप सब्जेक्ट लगाओ, डू डज लगाओ, नॉट लगाओ, मेन वर्ड का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे लिखा हुआ कि अगर आपका सब्जेक्ट ही है, सी है, इट है, नेम है, तब आप क्या लगाओगे? डज लगाओगे। अगर आपका सब्जेक्ट आई है, वी है, यू है, दे है और प्लूरल नंबर है, तब आप क्या लगाओगे? डू लगाओगे। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं बोलता हूं वह मुझे नहीं समझती है, तब वह मतलब सी, नेगेटिव बनाने के लिए डज, सी सिंगुलर है, डू ई एस जुड़ा, डज, सी डज नॉट, समझना अंडरस्टैंड, सी डज नॉट अंडरस्टैंड मी। अगर मैं बोलूं वह मुझसे बात नहीं करती है, वह मुझसे बात नहीं करती है, तब क्या बोलेंगे? सी डज नॉट टॉक टू मी, सी डज नॉट टॉक टू मी। अगर मैं बोलूं वह लिखती नहीं है तो सी डज नॉट राइट। मेरा भाई नहीं पढ़ता है, तो मेरा भाई सिंगुलर पे है, माई ब्रदर डज नॉट रीड। मेरे पापा ड्यूटी नहीं करते, तो माई फादर डज नॉट डू हिज ड्यूटी। ठीक है? मैं बोलूं पानी नहीं बरसता है, तो इट, क्योंकि जो नेचुरल सब्जेक्ट है उसके लिए इट लगाया, इट डज नॉट रेन। तो पानी बरसना खुद में एक क्रिया है। अगर आप पानी और बरसना अलग अलग नहीं कर सकते हो। पानी बरसना जब ऊपर से कोई आसमान से पानी की बूंदें गिरती है तब उसको कहते हैं बरसना। ठीक है? तो पानी बरसना खुद में वर्ब है, तो मतलब उसका का कोई सब्जेक्ट नहीं है, और जब सब्जेक्ट नहीं है तो आप उसका क्या यूज करोगे? आप नेचुरल सब्जेक्ट यूज करोगे। इट डज नॉट रेन। ठीक है? मेरा कंप्यूटर काम नहीं करता है, तो मेरा कंप्यूटर सिंगुलर पे है, तो माई कंप्यूटर डज नॉट वर्क, माई कंप्यूटर डज नॉट वर्क। अब अगर आप प्लूरल सब्जेक्ट लो, तो जैसे तुम नहीं पढ़ते हो, तब क्या हो जाएगा? यू डू नॉट रीड। अगर मैं ये कहता हूं तुम स्कूल नहीं जाते हो, अब देखो, तो यू डू नॉट गो टू स्कूल। तुम पढ़ाते नहीं हो तो यू डू नॉट टीच। तुम समझते नहीं हो तो यू डू नॉट अंडरस्टैंड। ठीक है? आप लोग नहीं समझते, आप लोग को भी यू बोलेंगे। ज्यादा है तो लोग, मतलब बहुत सारे लोगों के लिए ले रहे हो तो यू ऑल। ठीक है? तो आप ये बोल सकते हो, यू ऑल डू नॉट अंडरस्टैंड। अदरवाइज आप यू बस बोलो, यू डू नॉट अंडरस्टैंड। तो ये था कि अगर आपका सिंगुलर है तो आप डू लगाओ, डज लगाओ, और अगर आपका प्लूरल है तो आप डू लगाओ। इसी पे कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं जो अदर वर्ड्स का, जैसे हमने बताया था स्टार्ट का, फील का, लाइक का, एंजॉय का। ठीक है? तो इसका समझो, जैसे मैं बोलूं मुझे पढ़ने में मजा नहीं आता है, तो मैं बोलूंगा आई डू नॉट एंजॉय रीडिंग, आई डू नॉट एंजॉय रीडिंग। अगर मैं बोलूं, अब देखो यहाँ पे हम डबल वर्ब ऐड कर रहे हैं। जैसे मैं बोलूं मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं, मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं या नहीं पढ़ना चाहता हूं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास दो वर्ब है, एक तो मेन वर्ब है चाहता हूं और दूसरी है पढ़ना। देखो मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं लिखा है ना, तो यहाँ पे चाहता हूं आपकी मेन वर्ब है,
और पढ़ना आपकी इंफिनिटिव है। मतलब ये हमारी सेकेंडरी वर्ब है, मतलब इसको हम कह सकते हैं कि जो हमारी वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है पढ़ना। ये भी समझ क्या है, जैसे वर्ब ऐसा नहीं हो सकता कि वो सिर्फ वर्ब की तरह फंक्शन करेगी, वो ऑब्जेक्ट भी बन जाती है। भाई अगर हम अपने मेन वर्ब से सवाल करें, चाहता हूँ क्या, नहीं चाहता हूँ पढ़ना, ठीक है, तो ये हमारी जो पढ़ना है वो इंफिनिटिव भी है और ऑब्जेक्ट भी है। तो देखो जब वर्ब एज अ ऑब्जेक्ट काम करती है तब हम उसको इंफिनिटिव भी कहते हैं। इसको इंफिनिटिव इसीलिए बोलते हैं कि वो वर्ब के जो हमारी मेन वर्ब है उसके ऑब्जेक्ट के रूप में काम करने लगती है, ठीक है। अब वो वर्ब ऐसे नहीं फंक्शन करेगी, मेन वर्ब के रूप में फंक्शन करेगी, हेल्पिंग वर्ब के रूप में फंक्शन करेगी। अब वो हो सकता है वर्ब का ऑब्जेक्ट बन के आ जाए तो भी वो वर्ब रहेगी, और हो सकता है वो कॉम्प्लीमेंट का ऑब्जेक्ट बन जाए तो भी वो वर्ब है। तो तब उस कंडीशन पे उसको मेन वर्ब तो बनाएंगे नहीं, तब वो इंफिनिटिव भी बनी रहेगी, तब टू लगेगा उसके साथ। तो आई, अब देखो आई और इसके लिए नेगेटिव है तो डू, और फिर नेगेटिव के लिए नॉट, और चाहता हूँ मतलब मेन वर्ब वांट, आई डू नॉट वांट या आई डोंट वांट, और अब पढ़ना बचा तो क्या हो जाएगा, टू रीड। आई डोंट वांट टू रीड, मैं लिखना नहीं चाहता हूँ तो क्या होगा, आई डोंट वांट टू राइट। मैं जाना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू गो। मैं देखना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू सी। मैं आना ही नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू कम। तुम पढ़ाना नहीं चाहते, यू डोंट वांट टू टीच। अब अगर मैं पसंद है बोल दूं तो मुझे लाइक लगाना पड़ेगा। मैं बोलूं मुझे पढ़ना नहीं पसंद है, तब आई डोंट लाइक टू रीड। मुझे खेलना नहीं पसंद है तो आई डोंट लाइक टू प्ले। मुझे गाना गाना नहीं पसंद है, आई डोंट लाइक टू सिंग अ सॉन्ग। मुझे हंसना नहीं पसंद, आई डोंट लाइक टू लव, ठीक है। अगर स्टार्ट करने की बात करूं, मैं गाली नहीं देने लगता हूं, आई डू नॉट स्टार्ट अब्यूजिंग। मैं पढ़ने नहीं लगता हूं, आई डू नॉट स्टार्ट टीचिंग। तो ये क्लियर है कि अगर आपको निगेटिव बनाना है तो आपको डू डज लगाना है, और डू डज किसके हिसाब से लगेगा, सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से लगेगा, ठीक है। अगर आपका सिंगुलर है तो आप डज लगाओगे, अगर आपका प्लूरल है तब आप क्या लगाओगे, आप डू लगाओगे। अब देखो अगर आप इसको इंट्रोगेटिव करना चाहोगे तब आप क्या करोगे, आप डू या डज को पहले करोगे, ठीक है। अगर मतलब इंट्रोगेटिव का क्या मतलब है, किसी से ऐसा सवाल पूछो जिसका उत्तर हाँ या नहीं में मिल जाए, और जब हाँ नहीं में जानने की इच्छा हो तब आप उसको क्या बोलते हो, आप इंट्रोगेटिव बोलते हो। और आप जो हेल्पिंग वर्ब होती है या जो मॉडल वर्ब होती है उसको आप क्या करते हो, आप पहले रख लेते हो तो सवाल हो जाता है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना, आपको डू या डज को पहले रखना है, फिर आप क्या रख लेते हो, आप सब्जेक्ट रखते हो, आप मेन वर्ब रखते हो, वो भी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखते हो, क्योंकि अपन इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं तो अपने को मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की जरूरत है। फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और ये क्वेश्चन मार्क। आपका अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है देन आपको क्वेश्चन मार्क का यूज करना ही करना। अब देखो वही रूल है कि सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, ही है, सी है, इट है, किसी व्यक्ति का नाम है, वो सिंगुलर पे है। प्लूरल पे क्या है, आई, वी, यू, दे, और एक से ज्यादा मतलब वो प्लूरल नंबर पे, तो आप क्या लगाओगे, डू लगाओगे। अगर मैं बोलूं क्या तुम जानते हो, तब मैं क्या बोलूंगा, डू यू नो। क्या तुम पढ़ते हो, तब मैं क्या बोलूंगा, डू यू रीड। क्या तुम लिखते हो, डू यू राइट। क्या तुम गाली देते हो, डू यू अब्यूज। स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल। खाना बनाते हो, डू यू कुक फूड। नहाते हो, डू यू बाथ। रोज नहाते हो, डू यू बाथ एवरी डे। रोज स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल एवरी डे। चाय पीते हो क्या, डू यू टेक टी। कंप्यूटर चला लेते हो, डू यू ऑपरेट कंप्यूटर। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, डू यू नो हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर। मतलब कैसे ता है ती है, मतलब एक वर्ड होता है। अब अगर किसी से पूछना चाहते हो कि कैसे करते हो, तो कैसे के लिए लगाया हाउ, और फिर वर्ब के लिए लगाया टू और मेन। मतलब गाना कैसे गाते हैं, तो हाउ टू सिंग अ सॉन्ग। पढ़ते कैसे हैं, हाउ टू रीड। खेलते कैसे हैं, हाउ टू प्ले। यहाँ पे थोड़ा सा दे देता हूँ समझा के आपको। हाउ प्लस टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। मतलब अगर आपको ऐसे बोलना है, देखो मैं बोल रहा हूँ क्या तुम्हें पता है,
गाना कैसे गाते हैं? देखो इसी वर्ड को, जो हमारा ये वर्ड है, इसी को लोग वहां बोलते हैं गाना गाना आता है। इसी वर्ड को जब बोलते हैं, पता है गाना गाना आता है तुम्हें, तब आप ये नहीं बोलोगे डू यू नो टू सिंग सॉन्ग, डू यू नो हाउ टू सिंग सॉन्ग, क्या तुम्हें पता है गाना कैसे गाते हैं? ये वर्ड खाना बना लेते हो, इसका मतलब ये होता है कि क्या तुम्हें पता है खाना कैसे बनाते, और उसके लिए क्या करोगे आप, हाउ टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मैंने लिखा क्या तुम्हें पता है गाना कैसे गाते हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, डू यू नो हाउ टू sing a song, do you know how to sing a song। अब चूंकि ये हमारा 2 सेंटेंस हो गया, तो हम इस पे क्वेश्चन मार्क ना लगा करके हम सीधा सीधा डॉट लगाएंगे। अब मैं बोलूं तुम्हें क्रिकेट खेलना आता है, तो डू यू नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। गाली देना आता है, डू यू नो हाउ टू अब्यूज। पढ़ाना आता है, डू यू नो हाउ टू टीच। क्लियर है? अब देखो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तब आप क्या करोगे, यहीं पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप डस लगाओगे, मतलब क्या वह इंग्लिश बोलती है, क्या वह अंग्रेजी बोलती है, और इसका ट्रांसलेशन होगा डस सी स्पीक, डस सी स्पीक इंग्लिश।